हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें हम सब वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तक देख चुके हैं। फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी देख चुके हैं और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन भी देख चुके हैं। दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने का बहुभुज नियम होता है और दो सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम हम यहाँ तक देख चुके हैं। और वहां पर आपने क्या देखा था, यदि एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है, आपने पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखोगे। इस तरीके से अगर ये दोनों वेक्टर त्रिभुज की दो भुजा को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो तीसरा भुजा होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। जहां अब मान लो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होता है, थीटा। ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ भी चुके, इनका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और आपने समांतर चतुर्भुज नियम में क्या देखा है, अगर यही दो वेक्टर आपको जोड़ना है तो एक वेक्टर ये हुआ और इस वेक्टर को शिफ्ट करके आप ऐसे बना सकते हो। ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा को निरूपित कर रहा है। तो जब समांतर चतुर्भुज कब बनेगा, जब आप इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल एक आप ये लाइन अब जाके समांतर चतुर्भुज बना, तो जो इन दोनों वेक्टर के बीच से प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाने वाला विकर्ण होगा, यही विकर्ण क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका है वेक्टर ए और ये आपका है वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे अगर मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपका ये है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे होगा, इनका रिजल्टेंट अगर आपको चाहिए तो आप इसके पैरेलल एक लाइन इधर खींचो और इसके पैरेलल आप एक लाइन इधर खींचो, तो जो इनके बीच से पास करेगा ये इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक हम सब समझ चुके हैं। अब हम कुछ स्थितियों का बात करते हैं, कुछ केसेस का बात करते हैं। तो आप जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पर आप कुछ विशेष स्थितियां डालें। विशेष स्थितियां क्या है, विशेष स्थितियां आप ये जानते हो ना, r बराबर कितना होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यदि इसमें पहला स्थिति क्या है, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए, 0 अंश। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 अंश, तब ये रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की जगह है कितना, 0 अंश। तो r बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1। तो r रिजल्टेंट कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab में 1 का गुणा करो, क्या 2ab आएगा। तो r बराबर कितना आ गया, रूट ऑफ ए, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और स्क्वायर और अंडर रूट बैलेंस हो जाएगा, तो मिलेगा कितना आपको, r बराबर a प्लस b, यानी सीधा जुड़ जा रहा है। क्योंकि आपको पता है जो वेक्टर का योग होता है, सदिशों का योग होता है, वो बीजगणित नियम का पालन नहीं करता है। उनके योग के लिए एक अलग नियम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जिसमें हमने 3-4 नियम पढ़ चुका है, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, पॉलीगन लॉ, बहुभुज नियम ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सीधा दोनों, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 अंश है, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीधा जोड़ देंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक वेक्टर आपका है ये 2 न्यूटन का, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर है आपका 5 न्यूटन का, क्या दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालना होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 + 5 यानी 7 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट ये सीधा क्या होगा, जुड़ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ये आपका कौन सा स्थिति हुआ, पहली स्थिति में लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में क्या, इनके बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 अंश। यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 अंश, तब ये केस क्या हो जाएगा, बताओ। r बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। और जब 0 का गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ हम लिख देते हैं +0। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अरे जीरो जोड़ने का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इनका मतलब, इसका मतलब क्या है कि यदि दो वेक्टर के बीच एंगल 90 अंश हो तब उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट तब इनका इस तरीके से। यानी एक वेक्टर ये है 5 न्यूटन का और एक वेक्टर ये है मान लो कितने न्यूटन का, या चलो हम इसे लिख लेते 3 न्यूटन का, और ये आपका कितने न्यूटन का हो गया, 4 न्यूटन का एक बल। ये तो बल भी तो एक सदिश ही है ना। तो अब इनका रिजल्टेंट यही होगा कि नहीं होगा, त्रिभुज नियम से अगर आप निकालोगे तो इनका रिजल्टेंट यही होगा ना। त्रिभुज नियम क्या कहता है, ये दो त्रिभुज के दो भुजा को निरूपित करेगा, तो विपरीत क्रम में जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वही उनके रिजल्टेंट को निरूपित करेगा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 कितना आया 25 और 25 का अंडर रूट कितना आता है 5। तो ये कितना आ जाएगा, सीधा आप इसे बता सकते हो 5 न्यूटन। और अगर आप इसको समांतर चतुर्भुज के नियम से समझना चाहोगे, देखो एक वेक्टर ये मान लो है आपका 3 न्यूटन का और ये वेक्टर आपका है कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसके पैरेलल एक लाइन आप इधर खींचोगे और इसके पैरेलल एक लाइन आप इधर खींचोगे, तो ये जो बीच से विकर्ण पास करेगा यही तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। डायरेक्ट आप सीधा निकाल सकते हो इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आपको उसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा इतना नहीं लगाना पड़ेगा, हम यही तो लगा के ये निकाले है ना, तो हम ये सिंपल कर दिए सीधा। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाए 90 अंश, तो उनके रिजल्टेंट को निकालने के लिए आप सीधा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। नहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात। आगे चले। अब तीसरा केस क्या है, यदि इनके बीच का एंगल कितना हो जाए 180 अंश, और दो वेक्टर के बीच एंगल 180 अंश कब होता है, जब वो एक दूसरे के अपोजिट है, ये पता है आपको। तो अब इस केस में, इस स्थिति में यह कितना हो जाएगा cos 180 अंश, और cos 180 अंश का वैल्यू कितना होता है -1। कैसे cos 180 अंश का वैल्यू -1 होता है, समझ लो आप साइन और cos में और tan में भी, जैसे आप 30 अंश का मान जानते हो ना, 0 अंश का मान जानते हो, 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। इतने पे आप किसका वैल्यू जानते हो, साइन का वैल्यू जानते हो, cos का वैल्यू जानते हो, tan का वैल्यू भी जानते हो। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 अंश का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और ये वैल्यू कितना होता है 1। ये 1 √3/2 1/√2 1/2 0, tan 0 का वैल्यू 0 1/√3 1 √3 और इनफाइनाइट। ये वैल्यू आपको पता है। अगर ऐसे एंगल्स पे आपको इन साइन cos tan का वैल्यू पूछे जिनमें जोड़ने के बाद 180 आ जाए, यानी 90 में तो 90 जोड़ोगे तभी 180 होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। 60 में कितना जोड़ेगा 180 आ जाए 120, तो आप अगर 60 अंश पे वैल्यू जानते हो तो आप 120 अंश पे वैल्यू जानोगे। बस करना क्या है, साइन के लिए वही वैल्यू लिखना है और cos tan के लिए भी वैल्यू वही लिखना है, बस माइनस के साथ लिखना है। यानी अगर साइन 60 अंश का वैल्यू √3 होता है तो 60 अंश में 120 अंश जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। एंगल जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए, तो साइन 120 अंश का वैल्यू भी वही होगा √3/2। बात समझ आ रहा है ना। 45 अंश का अगर वैल्यू जानते हो तो 45 अंश का कितना जोड़े 180 हो जाएगा 135 अंश। तो इसका मतलब आप 135 अंश से वैल्यू बता सकते हो। क्यों, अरे 135 में 45 जोड़ोगे 180 आएगा ना, तो 135 में 45 जोड़े पर अगर 180 आ रहा है तो 135 से वही वैल्यू आएगा जो 45 से वैल्यू आएगा। तो 45 से वैल्यू कितना होता है 1/√2। और सेम ऐसे cos के लिए भी, जैसे इसका वैल्यू √3/2 था, तो यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर -√3। cos और tan के लिए बस माइनस बोलना है और वैल्यू वही लिखना है। बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसे 135 अंश पे साइन 135 का वैल्यू वही होगा जो साइन 45 का वैल्यू होगा। साइन 45 वैल्यू 1/√2, तो इसका वैल्यू भी 1/√2। ये -1/√2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। सेम ऐसे 30 अंश में क्या जोड़े कि 180 हो जाए 150 अंश। तो अगर आपसे कभी 150 अंश का वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हो यस 150 अंश पे वही वैल्यू होगा जो 30 अंश पे होता है, क्योंकि 150 में 30 जोड़ोगे 180 हो जाएगा। लेकिन साइन के लिए वही वैल्यू बोलना है और cos और tan के लिए माइनस बोलना है। तो बताओ 150 के लिए आपको 30 का चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो साइन 150 का वैल्यू भी 1/2। साइन cos 30 का वैल्यू √3/2, तो इसमें भी वैल्यू √3/2 आएगा, लेकिन -√3/2। और ये 1/√3 होता है तो ये -1/√3 होगा।
अब जीरो के लिए जानते हो तो 180 के लिए बता, क्योंकि जीरो में 180 जोड़ोगे तभी तो आएगा। तो अगर कभी आपको 180 की वैल्यू पूछेगा तो आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो, क्योंकि 180 की वैल्यू पूछेगा तो आप सोच लेना जीरो का, क्योंकि 180 में जीरो जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा। तो 180 पे वही वैल्यूज होंगे जो जीरो अंश पे वैल्यूज होंगे। तो जीरो अंश पे कितना वैल्यू है, साइन जीरो का मान जीरो है, तो साइन 180 का मान भी कितना होगा, जीरो। ये वैल्यू कितना है, एक, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो ये वैल्यू जीरो है तो ये वैल्यू -0। -0 का मतलब क्या है, -0 0 एक ही चीज होता है। बात समझ आ रहा है। तो इसीलिए हमने वहां पर देखो, हम cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, क्योंकि अगर हम cos, अब इतना चार्ट आपको नहीं सोचना है, आपको सीधा cos 180 बोला तो cos 180 के लिए 180 अंश चाहिए तो आप जीरो अंश का सोच लो। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos 180 का वैल्यू भी 1 होगा, लेकिन माइनस के साथ। बात समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया, -1। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2ab। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ। तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर अंडर रूट होता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आया, r बराबर स्क्वायर और अंडर रूट बैलेंस हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, a माइनस बी। यानी आपको दो वेक्टर जोड़ना है, उन्हें आप सीधा घटा दो, लेकिन कब, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, उनके बीच एंगल कितना हो, 180 अंश। यानी जैसे ये वेक्टर मान लो 5 न्यूटन है और एक वेक्टर इधर है 3 न्यूटन का, तो बताओ इन दोनों के बीच एंगल 180 अंश है कि नहीं है। अगर इनका रिजल्टेंट निकालना होगा, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, 5 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। ये इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यदि 8 न्यूटन का बल एक वेक्टर इधर हो, या 8 न्यूटन एक बल है, बल एक सदिश राशि है ना, तो 8 न्यूटन का एक बल इधर लग रहा है और किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, इनका जो नेट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट किधर आएगा, बड़े की साइड। तो और कितना, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा क्या करते हो, घटा देते हो। तो 8 में से 2 को घटा दोगे तो फाइनली 6 न्यूटन का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा, बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है ना। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 अंश हो तो सीधा आप उन दोनों को जोड़ देना। जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 अंश हो तो आप उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए √a² + b² करोगे। और जब दो वेक्टर के बीच एंगल 180 अंश होगा तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उन्हें क्या करोगे, घटा दो। समझ में आ रहा है, आगे चला जाए ना। अब इन विशेष स्थितियों में, ये आपका कौन सी स्थिति थी, तीसरी स्थिति। अब हम कुछ और विशेष स्थिति की बात करते हैं जिसमें दो वेक्टर बराबर है, दोनों वेक्टर क्या हो, बराबर हो। अभी तक यहाँ पर क्या था, ए और बी अलग अलग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, हम कहीं नहीं बात ये दोनों बराबर है या अलग अलग है, अभी केवल उनके बीच के एंगल को मेंशन किए। अब हम सोचते हैं यदि दो वेक्टर बराबर हो जाए और उनके बीच कुछ एंगल हो तो क्या, ध्यान से देखना, यदि ए किसके बराबर हो जाए, यानी वेक्टर ए किसके बराबर हो, वेक्टर बी के बराबर हो, दोनों सदिश बराबर हो। अब फिर से उनके बीच एंगल कितना हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 अंश, थीटा कितना हो, 0 अंश। अभी आपने देखो जब दो सदिश के बीच एंगल 0 अंश होता है उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, सीधा उन दोनों को जोड़ के a + b कर देते, नहीं कर देते। और अगर जब दोनों बराबर ही हैं, यानी इस स्थिति में r बराबर क्या हो जाएगा, a + b की जगह भी आपको क्या लिखना है, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर है ना, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, a + a यानी 2a। बात का मतलब क्या है, जैसे 2 न्यूटन का बल इधर है और उसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का बल और है, या ऐसे भी आप समझ सकते हो इसको, एक वस्तु है, इस वस्तु पर एक आदमी 2 न्यूटन का बल लगाया और उसी समय एक दूसरा आदमी 2 न्यूटन का बल लगाया, इस पे जो रिजल्टेंट बल लगेगा वो कितना लगेगा, रिजल्टेंट बल सीधा इसका दुगना, यानी 2 का दुगना 4 न्यूटन। ये तो आप ऐसे सिंपल भी सोच सकते थे। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यदि इनके बीच एंगल मान लो कितना हो, 60 अंश, इनके बीच एंगल कितना हो, 60 अंश, तब आप ये फार्मूला से जाओगे, आओ देखो इस फार्मूले से कितना आता है रिजल्टेंट, r बराबर √a² + b²। b की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, a, क्योंकि दोनों वेक्टर हमने क्या लेके चल रहा है, बराबर, तो b की जगह भी a + 2ab, b की जगह भी क्या आ जाएगा, a * cos थीटा, और थीटा हम कितना लेके चल रहे हैं, 60 अंश। तो r बराबर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √a² + a² यानी 2a²।
ए में ए का गुणा करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा 2a², और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो ये r बराबर कितना आया √2a² प्लस a², यानी कितना आ जाएगा 3a²। तो रिजल्टेंट a² का अंडर रूट लोगे तो केवल a बाहर आएगा, और यहाँ पर बचा कितना √3, यानी ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जो दोनों वेक्टर है उनमें से कोई भी आप वेक्टर पकड़ो उनका अंडर रूट 3 गुना कर दो। यानी जैसे एक वेक्टर ये है 5 न्यूटन का, और ये दूसरा वेक्टर है ये भी कितने न्यूटन का है 5 न्यूटन का है, और इनके बीच एंगल कितना आया 60 अंश। इनका जो, क्योंकि आपको पता है अगर जब दो वेक्टर इस तरीके से जुड़े होते हैं हेड से हेड या टेल से टेल, तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है। इनका जो रिजल्टेंट होगा कैसे जाएगा, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल आप खींचोगे, ये इनका रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, देखो दोनों वेक्टर बराबर है, ए बराबर है बी के, उस केस में रिजल्टेंट उसका अंडर रूट 3 गुना आता है, यानी रिजल्टेंट आप सीधा बता सकते हो कितना 5√3। बात समझ आ रहा है ना, तब आप इतना फार्मूला मत लगाना, आप सीधा अगर दो वेक्टर बराबर है उनके बीच एंगल 60 अंश है तो उनका रिजल्टेंट केवल क्या करना है, उनका अंडर रूट 3 गुना कर देना है, यानी 5 तो 5 अंडर रूट 3। और याद भी रखना उस केस में इनका रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से जाएगा, अगर जब दो वेक्टर बराबर होंगे तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से पास करेगा, यानी ये एंगल 30 अंश हो जाएगा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 अंश। और आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ जो एंगल होता है, यदि उसे आप φ1 बोले हो तो क्या आप ये फार्मूला लिख चुके हैं, tan φ1 बराबर ए के साथ एंगल निकालना है तो b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। तो आप यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, b की जगह हम a रख सकते हैं, sin थीटा, थीटा क्या होता है दोनों वेक्टर के बीच एंगल, तो दोनों वेक्टर के बीच आप एंगल कितना लेके चले 60 अंश, तो कितना हो जाएगा sin 60 अंश बटे a प्लस b, b की जगह आपको कितना रखना है a, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर है, और cos 60 अंश, क्या a कॉमन ले, a तो ऊपर क्या है sin 60 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3/2, और a आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, a से a कैंसिल हो गया तो ये कितना आया अंडर रूट 3/2 बटे 2 1 के 2 1 1 के 1, तो क्या 3/2 है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना अंडर रूट 3/3, और क्या 3 को आप ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, अरे कोई भी नंबर अपने आप का 2 अंडर रूट होता है ना, तो 3 को आप 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हो, एक कट जाएगा बचेगा कितना 1/√3, यानी tan φ1 बराबर कितना बचा 1/√3। और ये कब होगा जब φ1 का वैल्यू कितना है tan 30 का ही तो मान 1/√3 होता है, तो यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका वेक्टर a के साथ एंगल कितना आ गया 30। और जब पूरा एंगल 60 था और ये 30 है तो इसका मतलब ये भी तो 30 ही होगा, नहीं होगा, तो आपको इतना लंबा नहीं करना, आप केवल याद रखना जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल उनके बीचों बीच पास करता है। बात समझ आ रहा है, अगर यही दोनों बराबर ना होता था, जैसे मान लो ये 5 न्यूटन का है और ये आपका कोई वेक्टर है मान लो ये 2 न्यूटन का है, तब इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच नहीं पास करेगा, जो बड़ा होगा उस साइड इनका रिजल्टेंट दब जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, तो रिजल्टेंट बड़े के साइड दब जाएगा, लेकिन जब बराबर होगा तो बिल्कुल बीचों बीच पास करेगा। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो इन केसेस को भी आप याद रखना कि जब दो वेक्टर बराबर हो और उनके बीच एंगल 60 अंश हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सीधा अंडर रूट 3 का गुणा कर दोगे और बिल्कुल बीचों बीच से पास करा दोगे। समझ में आ रहा है सबको ना। अब चलो हम 90 अंश वाले केस पे चले, 90 अंश के केस पे चलते हैं। तो तीसरा केस क्या है, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए 90 अंश। अभी आप इसके पहले पढ़े जब थीटा बराबर 90 अंश होता है तब रिजल्टेंट हम अब वो फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि वो निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या आता है, √a² प्लस b²। ये पढ़े थे ना आप, जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 अंश होता है तो उनका रिजल्टेंट आप अंडर√a² प्लस b² से निकालते नहीं निकालते। यहाँ पर तो a बराबर किसके है, b के लिए, और आपने एक्स्ट्रा एक बात ऐड करी, तो उस केस में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √a² प्लस b की जगह भी आप क्या लिखोगे a², तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अंडर√2a², यानी a² का अंडर रूट लोगे तो a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा। उस केस में, इस केस में क्या हुआ, रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधा a अंडर रूट 2 कर लो, यही है ना। यानी अगर जब दो वेक्टर बराबर हो उनके बीच एंगल 90 अंश हो, अर्थात जैसे यहाँ पर देखो मान लो एक वेक्टर आपका ये है
और एक वेक्टर आपका ये है, ये भी 5 न्यूटन का है और ये भी 5 न्यूटन का है। तो इस केस में इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इससे यही पास करेंगे, यही तो इनका रिजल्टेंट होगा। और ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जब देखो दो वेक्टर बराबर, इनके बीच एंगल कितना है, 90 अंश है ना, तो इनका रिजल्टेंट सीधा उस वेक्टर का अंडर रूट 2 गुना, यानी ये कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट। अगर 60 अंश पे रहेंगे तो आपको अंडर रूट 3 गुना करना है, और 90 अंश पे रहेंगे तो अंडर रूट 2 गुना करना है। डायरेक्ट आप बता सकते हो, कुछ आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। और एंगल कोई पूछ लेगा, जब बराबर है तो एकदम बीचों बीच, यानी ये 45 अंश के एंगल से पास करेगा। बात समझ आ रहा है ना। अगर ये वेक्टर मान लो x है और ये वेक्टर आपको मान लो x है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, x अंडर रूट, इनका केवल आपको अंडर रूट 2 गुना कर देना है। समझ में आ रहा है बात, आगे चले। अब तीसरे केस पे बात करते हैं, यदि इनके बीच एंगल कितना हो जाए, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए ना 120 अंश, थीटा बराबर कितना हो जाए 120 अंश। तो अब बताओ ये फार्मूला क्या हो जाएगा, आप ये वैल्यूज ले जाके फार्मूला रखोगे, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह आपको रखना कितना है ए, क्योंकि बी और ये दोनों बराबर ही तो है ना, प्लस 2ab, बी की जगह कितना है ए, और कास 120 अंश, तो कितना हो गया ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर, ए और ए गुणा करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा, और कास 120 का अभी आपको बताया वैल्यू। अगर कास 120 का वैल्यू चाहिए तो आप कास 60 सोच लो, क्योंकि 120 में 60 जोड़ोगे तभी तो 180 अंश होगा। तो कास 60 का वैल्यू -1/2 होता है, सॉरी कास 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 120 का चाहिए तो माइनस करके आपको बोलना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी अंडर रूट 2a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर में 1 का गुणा करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा केवल ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर का लोगे तो केवल कितना आ जाएगा ए, यानी इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर उसी के बराबर आ जाएगा। यानी जैसे मान लो ये वेक्टर 6 न्यूटन का है और एक वेक्टर और है ये भी 6 न्यूटन का है, और इनके बीच एंगल 120 अंश है, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे 20 से पास करेगा, और ये भी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब दो वेक्टर बराबर हो और उनके बीच एंगल 120 अंश हो तो उनका रिजल्टेंट उसी के बराबर होता है, ठीक है। और लास्ट केस, चौथा केस, आपको पता है अगर थीटा बराबर 180 अंश होता है तो उस समय रिजल्टेंट क्या होता है, a माइनस बी के बराबर होता है। अरे आप पीछे पढ़े थे, 3 केस पढ़े थे एकदम शुरुआत में, 0 अंश का एंगल पे, 90 अंश के एंगल पे, 180 अंश के एंगल पे। तो जब 180 अंश होता है तो a माइनस बी करते हो नहीं करते हैं, तो चूंकि a बराबर आपका b है तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a माइनस ए, क्योंकि b की जगह भी आप a रख सकते हो अपने यहाँ, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा a में से a घटाओ कितना 0, यानी रिजल्टेंट कुछ नहीं बचेगा। अर्थात जैसे मान लो ये 2 न्यूटन है और ये भी 2 न्यूटन है, दो वेक्टर बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, इनका जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। बात समझ आ रहा है ना सबको। तो क्या ये जो विशेष स्थिति बताया समझ में आया ना। तो आज बस यहीं तक करते हैं, इसके आगे अब कल करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।